ये केवल एक अंक वाली सीरीज है, जिसमें से एक या दो अंक नंबर का 100% आएगा। केवल ये 4 या 5 सवाल कर लो, केवल 4-5 सवाल से ही इस एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी सवाल आ जाओ, सारे सारे आप सवाल कर आओगे भाई। सवाल जैसे हमारे वाला एग्जाम के अंदर पहला सवाल ये आएगा सीरीज के अंदर, आकृति फर्स्ट और सेकंड में दे रखा है हमारे पास में कि जो डी है पैरेलल है बीसी के। उसने कह दिया कि जो डी है वो बीसी के पैरेलल यानी समांतर है। तो ये कह रहा है ईसी की वैल्यू ज्ञात कीजिए फर्स्ट में से, यानी ईसी वाला है, और एडी ज्ञात कीजिए किस में से, सेकंड में से। इतनी ही बात कहते ही आप समझ जाएंगे आपको करना क्या है भाई। जब उसने पहले कह दिया ना समांतर है, जो डी समांतर है बीसी के, यानी हमारे पास जो डी है वो पैरेलल है बीसी के, इतना कहते समझ गए हमारे पास क्या ये थेल्स थ्योरम है। क्या हमारे पास, और थेल्स थ्योरम का मतलब हमने क्या जानते हैं कि ऐसे हमारे पास दी हुई है, जब ये दी हुई है तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो एडी है जिसका रेशियो है क्या डी बी बोलूँ या बी डी बोलूँ, तो ये बराबर है किसके, ए अपॉन ए सी के। ये तो रट लो, पैरेलल आती इस तरीके का थेल्स थ्योरम हमारे पास में। क्या है हमारे पास ये थेल्स थ्योरम, क्या कि जो ए डी है वो अपॉन में किसके है, बी डी के या डी बी के। ऐसे हमारे पास जो ए सी है वो अपॉन में ए सी के। ये तो हमें रट लो, थेल्स थ्योरम है। हमें निकालना क्या, ए सी, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हमारे पास जो ए डी कितना है हमारे पास 1.5 है, यहाँ से हमारे पास जो बी डी कितना हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ए कितना हमारे पास 1 है, और हमें क्या ए सी निकालनी है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ई सी, तो कह सकते हैं कि ई सी बराबर कितना, उल्टी हो जाएगी, इधर ले आए इसको ले जाएंगे तो 3/1.5। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 ऊपर, तो कितना हमारे पास ई सी बराबर बन गया हमारे पास में 30/15, और 15 से डिवाइड करेंगे कितना बड़ा 2 बार आएगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो ई सी है वो कितना आया 2 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सवाल, और दोस्त आपका तुरंत ही इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरे सवाल की बात करूँ, इसी के अंदर हमें क्या निकालना, ए डी ज्ञात कीजिए। तो देखते ही क्या रखा, जो डी है बी सी के पैरेलल है, तो सीधी सी बात है तुरंत लग गई हमारी क्या, थेल्स थ्योरम। तो वही काम हमें यहाँ करना है भाई, ये इसके अपोन में और ये वाले इसके अपोन में, यानी हमारे पास जो ए डी है अपोन किसके है, डी बी के। ऐसे हमारे पास जो ए ई अपोन है किसके, ए सी के। तो क्या हमारे पास तुरंत ही थेल्स थ्योरम लग गई, और ये हमारे पास थेल्स थ्योरम का फॉर्मूला है और हमें ये लगाना है। तो वही काम करेंगे, ए डी की वैल्यू कितनी है हमें वो निकालनी है, और बी डी कितनी है हमारे पास यहाँ से 7.2। अब इसी तरीके से हमारे पास ए कितनी है 1.8, और ई हमारे पास जो ए सी है वो कितनी है 5.4 हमारे पास में। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से ए डी बराबर तो 1 पॉइंट ये यानी यहाँ से सारी की सारी हमने लिख दी भाई। जहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो सीधी सी बात है, पॉइंट हटाने पर ये 18 बचेगा, एक 0 नीचे आ जाएगी इसकी, हमने माना यहाँ जोड़ दी। हटाएंगे तो एक 0 इसकी ऊपर आ जाएगी, हमारे पास ये 54, यहाँ 7.2 आ गया। तो 10 से 10 खत्म, और 18 तिया 54। तो ए डी बराबर कितना आएगा 7.2/3। जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से हम, तो ये भी हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। या ना भी हटाएंगे तो यह पॉइंट ही रहने देंगे, डिवाइड कर लो 3 से, तो 3 दूनी 6, और हमारा कितना 3 चौक 12 है, तो 2.4 है हमारे पास में, ये कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर। तो बस हमारे पास देखना है कि कौन सा रूल लगना है। तो पहला सवाल हमारे पास पहले अंक के लिए थेल्स थ्योरम के लिए, इस टाइप से संख्या बदल के आ सकती है, सवाल हमारे यही हो सकता है, या 100% सवाल हमारा यही भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं याद रखना थेल्स थ्योरम रखनी है बस याद। पहचान क्या हुई, जो डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, हमने बताया था थेल्स थ्योरम के ऊपर बताया था। सेम इसी तरीके से हमारे पास में ये भी थेल्स थ्योरम का है, बस पहचान करनी है। एग्जाम से रिलेटेड बहुत 100% आने वाला है ये लगा लो। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। यहाँ पर हमें क्या करा था, इससे पहले सवाल में हमें फिगर बना के दे रखी थी। अब जो फिगर बना के दे रखी थी हमने यहाँ पर बना हुआ था, अब हमें नहीं पता क्या फिगर है अभी। तो यहाँ पर इन्होंने हमें दे दिया सवाल क्या कि कोई त्रिभुज पी क्यू आर है। लो जी, हमने त्रिभुज पी क्यू आर अपने पास से बना लिया हमने। ठीक है, सबसे पहले हमें हल लिखना है, सोल्व लिखना है, जरूरी है ये हमारे पास में जब भी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस पे क्रम से पी क्यू और पी आर पर, तो पी क्यू हमारे पास ये रहा और पी आर ये रहा, पर क्रम से बिंदु ई और एफ है। तो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं ई और एफ है क्रम से, तो स्थित है। ये रहा, बताइए कि क्या ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के, यानी कि यहाँ पर 2 बिंदु दे दिए हमने, ऐसे मिला दिया। अब हमारे पास क्या है ये वाला, हमने मान लिया ये हमारे पास दे रखा है उसने ई और एफ है,
2 हमारे पास आ गई, ऐसा लाइन हमारी खींची हुई है, हमारे पास ई एफ है। तो ये कह रहा है क्या इसके पैरेलल है। अब पैरेलल कब होंगे, मैंने आपको बता रखा है यदि थेल्स थ्योरम्स को अप्लाई करता है तो पैरेलल होंगे, वरना नहीं है। अब देखो यहाँ पॉइंट दे रखे हैं कि पी ई बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, तो पी हमारे पास ये रहा, तो ये वाला हमारा कितना 4 सेंटीमीटर है। ऐसे हमारे पास क्यू ई ये 4.5 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से रखा पी एफ ये वाला, ये कितना 8 सेंटीमीटर है हमारे पास में। इसी तरीके से आर एफ दे रखा है, यानी एफ आर बोल दूँ या आर एफ बोल दूँ, कितना 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें चेक करना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। यदि हमारे पास में थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, यदि हमारे पास में वैल्यू इक्वल आती है तो पैरेलल है, नहीं है तो इक्वल, नहीं है तो पैरेलल नहीं है। तो हमारे पास क्या थेल्स थ्योरम्स जो हमारे पास है, क्या है थेल्स थ्योरम जो थेल्स फिर में, तो क्या करेंगे हमारे पास पी ई अपॉन ई क्यू, भाई ये इसका रेशो अपॉन इसका रेशो बराबर क्या होगा, ये रेशो अपॉन ये रेशो, यानी पी एफ का रेशो अपॉन एफ आर बोल दूँ या आर एफ बोल दूँ, यानी इसका रेशो। यदि हमारे दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हमारे क्या थेल्स थ्योरम यानी क्या है, हम इसके पैरेलल है, और नहीं आती है तो हमारे पास में क्या इसके पैरेलल नहीं है। अब चेक करेंगे वहाँ क्या था पहले सवाल के अंदर हमारा, यहाँ पर ये फिगर बना के दे रखा था, केवल वैल्यू दे दी थी और फिगर बना के देके एक वैल्यू हमसे मालूम कर रहा था कि कोई एफ आर है या पी एफ है या पी ई है या ई क्यू, इनमें से एक वैल्यू हमारी क्या कर रही थी, खत्म कर रखी थी। 3 दे के चौथे हमसे मालूम कर रहा था। अब यहाँ पर चारों दे रखी है, मालूम कर रहा है क्या ये पैरेलल है या नहीं है। यदि थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यदि हमारी वैल्यू इक्वल आती है तो समांतर है यानी पैरेलल है इसके, और नहीं आती है तो पैरेलल नहीं है। अब चेक करते हैं, तो हमारे पास जो पी है इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 है, ऐसी ई क्यू हमारे पास कितना है 4.5 है। इसके बाद में हमारे पास में जो पी एफ है वो कितना हमारे पास में 8 है, जो आर एफ है कितना हमारे पास में 9 है। अब देखते हैं ये जो वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये हम डिवाइड तो ये होगा नहीं, इस साइड डिवाइड हो सकता है। यदि मैं ऐसे दो पॉइंट हटाता हूँ तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ये 4/4.5 है ना, पॉइंट हटाने हमारे जो ऊपर 40 हो जाएगा, तो 40/45 और 8/9 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास इसको ही डिवाइड करना है, देख लो। तो हमारे पास किससे कर सकता है 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, यानी कितना 8/9 बराबर कितना 8/9। तो हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है जो पी की है वो हमारा अपॉन ई क्यू के बराबर है कि इसके पी एफ अपॉन आर एफ के, यानी इसके पैरेलल है। जब पैरेलल है तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास के समांतर है, यानी थेल्स थ्योरम को अप्लाई करता है हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसी तरीके से हमने पहचान कर ली क्या हमारे पास में, कह सकते हैं कि अतः हमारे पास क्या है जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हम यहाँ कह रहा मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो पैरेलल है किसके, यानी हमारे पास क्या है समरूप है। इसका मतलब क्या हमारे पास में समरूप है, सर्वांग समय, यानी कि किसके त्रिभुज डी एफ के, और इसके क्षेत्रफल क्या क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे कह रहा है यदि ई एफ हमारे पास कितना है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ये भी बताया था जब हमारे पास में दो त्रिभुज समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, अर्थात यदि मैंने माना ऐसे बता रखा है दो त्रिभुज हमारे पास क्यों दे रखे हैं, दोनों हमारे पास में एक जैसे हैं, बराबर है, यानी हमारे पास ये ए बी सी है और ऐसे हमारे पास क्या है ये पी क्यू आर है, दो त्रिभुज हमारे पास बराबर हैं। तो ऐसे में करेंगे क्या, हम रूल है हमारे पास में, आपको लिखवा रखा है कि त्रिभुज जो भी हमारे पास में है, भाई त्रिभुज ये वाला ए बी सी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है एरिया, ठीक है, बटे अपॉन में त्रिभुज जो दूसरा त्रिभुज है कौन सा हमारे पास में डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, उनकी भुजा का वर्ग, यानी कौन सा बी सी का वर्ग अपॉन नीचे हमारे पास में जो होगा ई एफ का वर्ग, दो भुजा का वर्ग हमारे पास ये फॉर्मूला है। यानी हमारे पास में ये फॉर्मूला कब है, जब हमारे पास पहचान हो जाएगी, यदि हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, वो ले रखा कि त्रिभुज ए बी सी देखने में क्या है समान है डी एफ के, यानी हमारे पास समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल क्रम से इतने इतने हैं, तो इनकी साइड दे रखी है, यदि एक साइड इतनी है तो ये साइड याद कीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है जिसके लिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का वर्ग नीचे दूसरी भुजा का वर्ग। तो भुजा कौन सी हमारे पास में, भाई बी सी दे रखी है, एक हमारे ए एफ दे रखी है, तो बी सी किस में आएगा, त्रिभुज ए बी सी में तो आएगा, ई एफ किस में आएगा, डी ई एफ में आएगा, और वो हमने रख दिया। अब हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, क्रम से दे रखा है, ए और इसके वाले का, यानी त्रिभुज ए बी सी का और इसका क्रम से, यानी तो हमारे पास 64 है
और ये वाला हमारे पास कितना है 121 है, बराबर BC हमें निकालनी है तो BC का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है ये AF का स्क्वायर, तो 15.4 हो गया हमारे पास, इसका हमारे पास में होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करना है। देखिए यदि या तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा यहाँ पर, लेकिन एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास में इससे और आसान तरीका हमारे पास में क्या है भाई, तो फॉर्मूला हमारे पास है ही है, तो एक काम कर लो, आगे मैं सॉल्व ही तो करना है इसको, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या कर लेंगे 64 को इससे लिख सकते हैं हम क्या 8 का वर्ग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ऐसे, और इसको क्या कर सकते हैं हम 11 का वर्ग कर सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से हमारे पास BC का स्क्वायर है ही, और 154 का हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, 15.4 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है 15.4 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे भाई स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा ये हमारे पास बन के आ जाएगा इस तरीके से कि 8/11 बराबर BC अपॉन ये कितना 15.4। अब हमें क्या निकालना, BC निकाल लिए हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर BC बराबर भाई 8/11, यहाँ पे कितना है 15.4 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो 11 से, कट सकता है हमारे पास ये, तो 11 से अगर काटेंगे इसको हम इससे, तो 11 से कितनी बार कटा है हमारे पास ये 11 कम 11 चौक 44, हमारे कितना 1.4 आ गया, तो इसलिए हमारे पास BC बराबर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 हमारे 112 है, तो हमारे पास कितना आएगा कितना है हमारे पास में 11.2 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो साइड है वो कितनी आ गई इसकी निकल के 11.2 सेंटीमीटर निकल कर आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं जो BC हमने ये याद करके आई वो कितनी आ गई हमारे पास में 11.2 निकल कर आ गई, ठीक है। देखो जरा किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, यह क्या निकालना है निर्धारित कीजिए। इसमें कह रहा है कि दोनों ही जो 4, 5 हैं ये एग्जाम से रिलेटेड है, दोनों इसमें से 100% मिल सकता है। इसमें से जरा किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए ये त्रिभुज या नहीं है, या तो त्रिभुज है या नहीं है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। कण की लंबाई याद कीजिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम देखिए ध्यान से, हम सभी जानते हैं हमारे पास एक ऑप्शन होता है, सभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आ चुके हैं कि AB और C। हम क्या जानते हैं कि जो AC का स्क्वायर है वो क्या होता है, दो भुजा का यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है। यदि हमारे पास में जो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कौन सी है, हमारे पास में वो 25 है यानी कर्ण है। यदि कर्ण का जो वर्ग है यानी 25 का जो स्क्वायर है वो किसके, दो भुजाओं के, किसके 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यदि दोनों बराबर बैठ जाते हैं तो समझो कि हमारे पास क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं बैठते तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो करो इसका कितना 625 आ जाएगा, इसका 49 और इसका कितना है हमारे पास में 576 ऐड कर देंगे तो 625 बराबर क्या है 625। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। इसी तरीके से सेकंड को देखते हैं निकाल कर, जो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कितनी है, इसमें 8 का स्क्वायर बराबर ऐसी हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास कितना, ये 64 बराबर कितना 3 तिया 9 और 6 छंग 36, तो 64 बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना हमारे पास 45। तो क्या हुआ, इसके बराबर है, बराबर नहीं है, तो हमारे पास क्या आता है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये हमारा है और ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब रहा इसी में पांचवा वगैरह, त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, यानी समरूप पहचान करनी हमें एक जैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था कोण देखेंगे, भुजा देखेंगे, साइड देखेंगे, अगर बराबर बैठती है तो हमारे पास समरूप है या नहीं है। तो यदि हम देखते हैं त्रिभुज ए है, यहाँ P है 60 है, यहाँ B है, यहाँ 80 है, तो यहाँ भी 80 है, यहाँ 40 है 40 है, देने में क्या हमारे पास में दोनों एक जैसे हैं, यानी अतः हमारे पास क्या ये वाला समरूप है, ठीक है। तो हमारे पास क्या ये समरूप है, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रत्येक कोण हमारे इसके क्या है बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, ये साइड दे रखी है इसके अंदर, तो हम देखेंगे जो रेशो साइडों का, भाई रेशो क्या है, अगर मैं सपोज डेट बोलूँ कि मैंने लिख दिया 1/2 या 2/4, तो मतलब क्या है इसका मतलब ये 1/2 बराबर 1/2, यानी कि उसकी साइडें बड़ी हो सकती हैं, यानी भुजाएं बड़ी हो सकती हैं। यदि हमारे पास 2 है तो दूसरी 4 हो सकती है, लेकिन उनका रेशो समान आना चाहिए, जैसे हमारे पास डिवाइड करने पर बराबर बैठना चाहिए। तो वही देखते हैं त्रिभुज में। तो यहाँ पर 2 है तो कोई साइड हमारी ऐसी है जो 4 बैठ रही है, 4 है। देखिए एक साइड 3 है तो देखिए यहाँ पर 3 बैठ रही है, 6 बैठ रही है, 6 बैठ गई हमारे पास में। ये 2.5 है, वहाँ 5 बैठ रही है, बैठ गई, यानी उसका क्या हुआ, हमारे पास दुगनी हो रही है। तो दुगनी का मतलब हो रही है, तो मतलब क्या हमारा रेशो समान है, यानी हमारे पास क्या ये त्रिभुज भी समरूप है।
तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि वो समरूप है नहीं है। इसमें और सवाल भी हो सकते हैं जो आपको बता रखे हैं क्या, या तो वो अंदर कोण भी हो सकते हैं, भुजा भी दे सकता है, या भुजा कोण दोनों दे सकता है। तो हमें देखना अगर दोनों के रेशियो या कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो हमारे पास क्या समरूप है, और नहीं है तो समरूप नहीं है।